उपचयन के बाद में अगली जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम वो है अपचयन अभिक्रिया, जो बिल्कुल अपोजिट और विपरीत मानी जाती है किसकी, ऑक्सीकरण की और उपचयन की। कैसे, इसमें क्या कहा जाता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, ठीक है, कॉमा ऑक्सीजन का वियोग, उल्टा चलेगा इसमें, ऑक्सीजन का वियोग हो, ठीक है। फिर इसके बाद में धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो, धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो, और ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, वियोग होगा। ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग हो, और अंत में हो जाएगा कि अणु, परमाणु और आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता हो, तथा अणु, परमाणु, आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता हो, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो उपचयन या जिसको हम ऑक्सीकरण कह रहे हैं, बिल्कुल उसके विपरीत पॉइंट इसमें आते हैं। क्या क्या पॉइंट आए इसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, उसमें वियोग हो रहा था, ऑक्सीजन का वियोग, उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो, उसमें धन विद्युतीय तत्व का वियोग हो रहा था, ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग, उसमें ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा था, अणु, परमाणु, आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा था, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब दोनों में अंतर पूछे तो आप ये अंतर आराम से लिख सकते हैं, 5 अंतर स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम उदाहरण समझते हैं, क्या उदाहरण होंगे इसमें, ठीक है। तो इसके उदाहरण आप देखें, सबसे पहला आता है इसमें हाइड्रोजन का क्या है, संयोग, हाइड्रोजन का संयोग अपचयन कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अब देखो इसमें क्या है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथीन, क्या ये एथीन। अब इस पर जो है हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तब आप देखोगे ये H2 है, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, तो CH2 की जगह क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर भी CH2 की जगह क्या हो जाएगा, CH3, और डबल बॉन्ड बदल जाता है किसमें, सिंगल बॉन्ड में, तो बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि एथेन का निर्माण हो जाएगा। तो एथीन का क्या हुआ, हाइड्रोजनीकरण हुआ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ, संयोग हुआ, और हाइड्रोजन का संयोग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग, तो ऑक्सीजन का वियोग भी क्या कहलाता है, अपचयन। अब कैसे, आप देखें इसमें ऑक्सीजन का वियोग अपचयन कैसे कहलाता है। यहाँ पर आप देखो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेंगे, पोटेशियम क्लोरेट, ये है पोटेशियम क्लोरेट। अब ऑक्सीजन का इसमें क्या होगा, वियोग होगा, और ऑक्सीजन का वियोग होने का मतलब ऑक्सीजन निकलेगी, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, तब क्या बन जाएगा, 2KCl, ये 2KCl रह गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड, प्लस यहाँ पर ये ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3O2, ये हो गया, ये ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पर वियोग हो गया, और ऑक्सीजन का वियोग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। फिर इसके बाद में आता है धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो, कौन से तत्व का, धन विद्युतीय तत्व का क्या हो, संयोग हो, तो धन
विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, यहाँ पे संयोग हो रहा है। तो धन विद्युतीय तत्व का संयोग होना भी क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ Cl2 और Cl2 की अभिक्रिया धन विद्युतीय तत्व Mg यानी कि मैग्नीशियम के साथ में की जाती है। ठीक है, तो ये तो है Cl2 क्लोरीन है और क्लोरीन तो है ऋण विद्युतीय और मैग्नीशियम जो होता है वो कैसा होता है, धन विद्युतीय। तो यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है ना, प्लस संयोग हो रहा है। तो ये है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम एक धन विद्युतीय तत्व होता है। तब यहाँ पर उत्पाद बन जाएगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर इसके बाद में आप देखो क्या आ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, वियोग होगा। क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है, वियोग, है ना। यानी कि जो ऋणावेशित जो तत्व होगा उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, वो निकल जाएगा। अब कैसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ FeCl3 फेरिक क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर FeCl3, यहाँ पर हमने फेरिक क्लोराइड लिखा है, इसमें Cl जो होता है 3 दूनी 6 है, टोटल कितने हैं 6 और Fe कितने हैं 2 है। तब आप देखोगे जब इसमें से Cl निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा तब क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी क्रिया हम करवाते हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तब आप देखोगे यहाँ पर ये जो Cl3 3 का अगर इस 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे। टोटल Cl जो है इसमें कितने हैं, 6 हैं। 6 में से आप देखोगे कि 2 Cl बाहर निकल गए, है ना। 2 Cl क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर लेंगे। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देंगे। अब पीछे क्या है, पीछे क्या है कि 6 में से 2 Cl बाहर निकल गए, पीछे कितने बचे, 4 बचे। वो कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखते हैं FeCl2 और यहाँ लिख देंगे 2। तो Fe भी 2 हो गया और Cl 2 दूनी 4 बराबर इक्वल हो गई। तो इसमें से Cl जो कि अच्छा Cl पर आप ध्यान रखना माइनस का चार्ज आता है, तो ये ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ऋण विद्युतीय तत्व की इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी हुई ना, देख लो यहाँ पे 2 दूनी 4 है जबकि थे कितने, 3 दूनी 6 है, कमी हुई। तो ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग होना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब अंतिम आता है इसमें क्या है कि अणु परमाणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता हो। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का एग्जाम्पल इसमें हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा Cl, ठीक है ना, लिख दिया Cl। अब इसके साथ में अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर क्या बनता है, ऋणायन बनता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर क्या बनता है, धनायन बनता है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो Cl जो है, ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और इसके ग्रहण करने पर आप देखोगे बन जाता है Cl-। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण आप देख रहे हो, ये सारे के सारे उदाहरण कौन सी अभिक्रिया के हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, ऑक्सीजन का वियोग हो, धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो, ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग हो, और अणु परमाणु और आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता हो, ग्रहण किया जाता हो। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में अगला जो अभिक्रिया का प्रकार आता है उसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया, किसको कहते हैं? देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ में चलती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। समझते हैं अब उसके बारे में। तो अगली जो अभिक्रिया का प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं उसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया।
जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ में चलती रहती है, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो नेक्स्ट रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। अब यहां पर हम जो लिखते हैं ना रेडॉक्स में आप देखोगे कि ये बना है रिडक्शन से और बना है किससे? ऑक्सीडेशन से, ठीक है। रिडक्शन से तो क्या लिया गया यहाँ पे? रिडक्शन से लिया गया RED को, और ऑक्सीडेशन से किसको लिया गया? OX को, और इन दोनों को जोड़ करके बनाया गया है क्या? रेडॉक्स, ठीक है ना। रिडक्शन का मतलब क्या है? अपचयन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? उपचयन। तो जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ में चलती है तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई? परिभाषा ये हुई कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती हो, जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या हो? एक साथ चलती हो, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण समझे क्या है, कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कॉपर का चूर्ण ले, और कॉपर का जो चूर्ण होता है, तांबे का जो चूर्ण होता है, वो चमकीले भूरे रंग का होता है। उसको हम क्या करेंगे कि चीनी मिट्टी के प्याली में डाल देते हैं उस चूर्ण को, और बर्नर पर रख करके उसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब बर्नर पे रख करके गर्म करते हैं तो उसका जो चमकीला भूरा रंग जो होता है वो काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर की क्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में हो रही है कॉपर की क्रिया? ऑक्सीजन के साथ में होती है, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब क्या है, कैसे है? फिर अगर मान लीजिए उसी कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जो है अगर हम करवा दें किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में करवा दे, तो वो ऑक्सीजन जो होती है H2O का निर्माण कर देगी H2 के साथ में क्रिया करके। क्या है, कैसे समझते हैं इसमें? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा CuO, ठीक है ना। अब ये CuO कैसे बना ये आपको पता चल गया होगा। कैसे कि Cu की क्रिया होती है किसके साथ में? O2 के साथ में, तब यहाँ पर बन जाता है क्या? CuO बन गया। अब इसी CuO की क्रिया करवाई जाती है किसके साथ में? H2 के साथ में करवाई जाएगी। ये CuO बना, और इसकी क्रिया अब हम करवा रहे हैं किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में करवा रहे हैं। तब आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, ये H2 और ये O दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे? H2O, और पीछे क्या बच जाएगा? Cu बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अपन H2O बना प्लस साथ में क्या रहा? Cu रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में चल रही है? आप यहाँ पर देख सकते हैं इस Cu के साथ में O है अभी। जब इसमें से ये O बाहर निकल जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन का क्या होता है? वियोग होता है, और ऑक्सीजन का जब वियोग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो कहने का मतलब CuO का अपचयन हो गया किसमें? Cu में। तो ये हो गया अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है? इसमें कमी हो रही है, और ऑक्सीजन का जुड़ना
क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई और जुड़ गई H2 के साथ में, H2O बना दिया, तो ये यहाँ पर हो रहा है क्या? उपचयन। उपचयन। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ में चल रही है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगी। और उदाहरण आप देखें इसमें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ZnO, जिंक ऑक्साइड, क्रिया होती है कार्बन के साथ में, ठीक है। तब आप क्या देखते हो यहाँ पर, ये C और ये O मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं और जिंक यहाँ से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो ये बना दिया CO प्लस Zn। तो आप देख सकते हैं इस Zn से O की क्या हो रही है? कमी, और ऑक्सीजन का वियोग होना, ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो ये यहाँ पर तो हो रहा है क्या? अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का सहयोग होना क्या कहलाता है? उपचयन। तो ये यहाँ पर जो है क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ये इस प्रकार से। एक और यहाँ पर जो है उदाहरण हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, और इसकी क्रिया करवाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। अनुपात 1:4 का लिया गया है। MnO2 का अनुपात 1 है और HCl का अनुपात कितना है? 4 है। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा? ये Mn और इसमें से 2 Cl निकल करके क्या बना देंगे? MnCl2, है ना। 4 Cl में से 2 Cl आ गए, Mn के साथ में जुड़ गए, तो MnCl2 बन गया। अब इसके साथ में आप देखोगे यहाँ पर ये H और ये क्या है? O, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? H2O। तो यहाँ बन जाएगा H2O के 2 अणु बन जाएंगे। और यहाँ पर आप देखा कि यहाँ पे Cl4 है, जिसमें से 2 यहाँ पर आ चुकी है, पीछे बची कितनी? 2, तो हो जाएगा Cl2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बन गया मैग्नीज क्लोराइड, यह बन गया जल, और ये क्लोरीन। यहाँ पर Mn के साथ में O है, देख सकते हैं यहाँ पर O है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से अगर O निकल जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन का वियोग होना अपचयन कहलाता है। तो ये यहाँ पर हुआ अपचयन, ठीक है। और ये यहाँ पर हो जाएगा उपचयन। अब यहाँ पर उपचयन कैसे सर? यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी तो नहीं। अरे भैया, इसमें हाइड्रोजन की क्या हुई? कमी हुई ना। देखो HCl है, HCl से पीछे क्या रह गया? Cl2, यानी कि H गायब हो गया। और हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये 3 उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। पहला उदाहरण तो ये है, दूसरा उदाहरण ये, और ये तीसरा उदाहरण। और इन तीनों उदाहरणों के द्वारा आप समझ गए होंगे अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया जब एक साथ में चलती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण के क्या प्रभाव होते हैं। उन प्रभावों में हम जो पढ़ते हैं, एक तो है संक्षारण और एक आता है विकृत गंधिता। अब संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखा, संक्षारण का मतलब क्या होता है? जो धातुएं होती है, ये धातुएं जब नमी, ठीक है ना, यानी कि आर्द्रता के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है, क्रिया करती है या अम्ल के साथ में क्रिया करती है धातुएं, तो उनका क्षरण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है, ठीक है। तो हम शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? नमी या आर्द्रता, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हम क्या कह सकते हैं किसके साथ में? सल्फर के साथ में, ठीक है। अगर क्रिया करती है धातुएं या अम्ल के साथ में क्रिया करती है धातुएं तो उनका क्षरण होने लगता है, और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो संक्षारण होता है जिस धातु का होता है वो है लौह, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि चाहे वाहनों का निर्माण करना हो, बड़े बड़े पुल ब्रिज बनाने हो, ठीक है, या फिर भवन और इमारतों का निर्माण करना हो, दरवाजे खिड़कियां बनानी हो, इन सब में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है,
और इसी वजह से सबसे अधिक जो क्षरण होता है जिस धातु का होता है वो किसका होता है? लोह धातु का होता है। कैसे होता है कि जब लोह नमी युक्त जो वायु है ना, उसके संपर्क में लगातार बना रहता है तो उसके ऊपर एक लालिमा युक्त भूरे रंग की एक परत जम जाती है जिसको क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। और जंग बनने पर उस लोहे का क्षरण शुरू हो जाता है, जो कि एक संक्षारण का उदाहरण है। पढ़ते हैं संक्षारण के बारे में। तो अगला जो टॉपिक है वो है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण के प्रभाव। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है उपचयन या ऑक्सीकरण के प्रभाव। और यहाँ पर हम दो तरह के प्रभाव पढ़ेंगे, एक जिसको कहा जाता है संक्षारण और दूसरा जिसको कहा जाता है विकृत गंधिता। तो दो प्रभाव पढ़ने हैं। एक प्रभाव है जिसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, और जो दूसरा प्रभाव है उसको हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। जिसमें से पहला टॉपिक हम ले रहे हैं इसमें संक्षारण के बारे में। संक्षारण, अब क्या है संक्षारण, किसे कहा जाता है? देखते हैं कि कुछ धातुएं आर्द्रता, नमी युक्त वायु, सल्फर, कार्बन डाई ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करती है तब उसका क्षरण होने लगता है। ठीक है, वो नष्ट होना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है, क्षरण होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार चांदी के जो आभूषण पहने हुए होते हैं वो कुछ ही दिनों बाद में काले पड़ जाते हैं, क्योंकि जो सिल्वर होती है वो सल्फ़र के साथ में क्रिया करके, ठीक है ना, सिल्वर सल्फाइड बना देती है, जिसकी वजह से चांदी के आभूषणों के ऊपर एक काली परत बन जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा तांबे के बर्तन जो होते हैं घरों में पड़े रहते हैं, ठीक है ना, साफ धुले में होते हैं तब तो वो एकदम चमकीले भूरे रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन जब वायु में उपस्थित CO2 के साथ में क्रिया करती है तो कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है, जिसकी वजह से वो हरे और काले रंग के दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? संक्षारण ही तो है। ठीक है, और इसमें लिखा जाता है वर्तमान में सबसे अधिक संक्षारण लोह धातु का होता है, क्योंकि भवन निर्माण, पुल बनाने, दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर आदि के निर्माण में, फर्नीचर और लिख सकते हैं वाहन आदि के निर्माण में इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, और
लोह धातु नमीयुक्त वायु के संपर्क में आती है, ठीक है, लोह धातु नमीयुक्त वायु के संपर्क में आती है तब उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं, ठीक है। और एक बार जब जंग लग जाती है तो वो लोह धातु जो होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अब कैसे, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ Fe 4 अणु, 3 अणु होंगे ऑक्सीजन के और 6 अणु होंगे किसके, जल के, ठीक है ना। 4 अणु तो Fe लोह के हैं, 3 अणु किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, और 6 अणु किसके हैं, जल के हैं। तब यहाँ पर क्या बन जाता है, Fe2O3.H2O, ठीक है, और इसी को कहा जाता है जंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फेरिक ऑक्साइड बना है क्रिस्टलन जल के साथ में, इसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और ये जंग नामक जब परत बन जाती है लोह धातु के ऊपर, तो वो लोह धातु जो है उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है और वो नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा किसके बारे में, संक्षारण के बारे में।